दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जिसके आगे कोई रोड है ही नहीं। थोड़ा सा मजाक जरूर लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में राजनीतिक माहौल ही कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था। किसी जमाने में भारत की वायुसेना ने ये कहा था सरकार से कि देखिए, अगर हम लोग एमआरएफए प्रोग्राम एक साथ नहीं कर सकते, बहुत जल्दी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, 70 से 90 के बीच में हमें रफाल फाइटर जेट दिला दीजिए। उसके बाद 114 फाइटर जेट हमको विदेशों से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही भारत की वायुसेना को रफाल फाइटर जेट मिलने लगे, उसके बाद इसकी कैपेबिलिटीज़ को आंकते हुए भारतीय वायुसेना ने इस बात का निर्धारण कर लिया कि ये विदेशी किसी भी फाइटर जेट से कई ज़्यादा ताकतवर है। इस बीच कई सारी रिपोर्ट्स भी आई, चाइना की तरफ से भी कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अगर भारत के रफाल को काउंटर करना है तो इसके लिए हमें 3 फाइटर जेट इस्तेमाल करने होंगे एक के बदले। तो कहने का मतलब रफाल यकीनन काफ़ी ताकतवर फाइटर जेट था और भारत के पास उस समय सुनहरा अवसर था एडिशनल रफाल खरीदने के लिए। और बड़ी बात यहाँ पर यह थी, भारत को इसमें फ़ायदा भी था कि जब हम लोग एडिशनल रफाल के लिए डील करते, क्योंकि हमारे पास फॉलो ऑन ऑर्डर था, तो हमें ये काफ़ी कम कीमतों पर अवेलेबल हो जाती है। इस बार हमें ट्रेनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स वगैरह या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, तो ये हमें बेस्ट प्राइस पर ही मिल जाते। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ें भारत के लिए हो सकती थी। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में ये बताया गया है कि हमेशा डिफेंस डील में कोई ना कोई झोलमाल होता था। इस वजह से इस बात को लेकर भी बहुत मुद्दा बनाया गया और रफाल की डील फाइनली सरकार ने नहीं की। उस समय पूरी मंशा थी हमारी एडिशनल रफाल खरीदने की, यानी 36 रफाल की डिलीवरी भी पूरी नहीं हुई थी। उससे पहले ही हमने प्लान कर लिया था कि इन्हें और खरीद लिया जाए, लेकिन अफसोस हम लोग नहीं खरीद पाए। अब अगर बात की जाए भारत के एमआरएफए प्रोग्राम की, तो अगर दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं फ्रांस के रफाल को ही, तो क्या फ्रांस हमें सही समय पर डिलीवर करने के लिए तैयार हो भी पाएगा या वो कर भी पाएगा? क्योंकि 200 से लेकर 250 ऑलरेडी उसके पास ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। इसी के साथ साथ फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो कोई खास है नहीं, भारत से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। तो फ्रांस अगर फुल पोटेंशियल के साथ रफाल को मैन्युफैक्चर करेगा भी, तो स्वाभाविक सी बात है वो पहले प्रायोरिटी उन देशों को देगा जिसने पहले फ्रांस को ऑर्डर किए हैं, उसके बाद जाकर वो भारत के ऑर्डर को मान्यता देगा। कहने का मतलब काफ़ी क्रिटिकल पेज फंस चुका है यहाँ पर भारत का। एमआरएफए कर नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी लेट आएंगे, उससे पहले तो भारत के खुद के फाइटर जेट आ जाएंगे, और जो एडिशनल रफाल हमें चाहिए थे, हर हाल में चाहिए थे, वो हम लोग पॉलिटिकल मामलों की वजह से खरीद नहीं पाए। तो अब क्या करें? अभी इसी बीच बताया जा रहा है कि फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर जब भारत आई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया अपने रफाल को, और उन्होंने ये कहा कि जो फॉलो ऑन ऑर्डर आपके पास पड़ा है, जिसके तहत आप लोग वही पुरानी बेस प्राइस पर रफाल खरीद सकते हैं, तो वो आप खरीद लीजिए 36 एडिशनल। उसके बाद जब भी आप एमआरएफए करना चाहें और उसमें जो भी आप फाइटर जेट चुने वो आपकी मर्जी है, लेकिन 36 रफाल आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से खरीद लीजिए। अब अगर आज की तारीख में भारत 36 रफाल के लिए ऑर्डर प्लेस करता भी है तो फिर प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि अब तो समय आ चुका था हमारे एमआरएफए प्रोग्राम का। यानी एमआरएफए प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं। कितना भी हम लोग टाइम को मैनेजमेंट करते, तो अभी इस वक्त की बात की जाए अगर, तो भारत ने एमआरएफए के लिए ऑर्डर प्लेस कर देने चाहिए थे, लेकिन वो तो कर नहीं पाए हम लोग। तो अब अगर हम लोग इन नए 36 रफाल के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फिर एमआरएफए और कब करेंगे? या फिर भारत के बजट के पास इतनी भी पोटेंशियल नहीं है कि वो एक साथ एडिशनल 36 रफाल और साथ ही एमआरएफए प्रोग्राम दोनों एक साथ कर ले? तो कहने का मतलब पेज यहाँ पर बहुत भारी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि इन सब चीजों का खामियाजा जो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा वो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, भारतीय वायुसेना को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सीधे सीधे ये देश की सुरक्षा का मामला है। जो ग्राउंड पर काम करता है उसे ही असली जरूरत के बारे में पता है, पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस समय डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर काफी कुछ काम कर रहा है। डसॉल्ट का रिलायंस के साथ एक जॉइंट वेंचर है, जिसके तहत राफेल में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे कलपुर्जे और उनके पैनल्स वगैरह भारत में ही बनाए जाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये भारत के लिए काफी अच्छी चीजें थी। कहने का मतलब डसॉल्ट एविएशन ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि भारत आने वाले समय में हमें एडिशनल रफाल के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा ही करेगा, क्योंकि उन्हें भी पूरा कॉन्फिडेंट था, रफाल की परफॉर्मेंस उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने ही बनाए हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी सारा कुछ इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप करके रखा था। साथ साथ अगर हम लोग थोड़े बहुत रफाल एडिशनल तौर पर ऑर्डर प्लेस कर दिए होते अभी तक, तो भारत के अंदर इसका एमआरओ फैसिलिटी खोलने में भी फ्रांस को ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती। आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी जब भारत की तरफ से फ्रांस के ऊपर दबाव डाला गया कि आप एमआरओ फैसिलिटी भारत में शुरू कीजिए, जिसका इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट के साथ साथ एशिया के बाकी देशों को जो आपने रफाल बेचे हैं, यूएई है, इंडोनेशिया है या फिर कतर, इजिप्ट वगैरह है, ये भी सारे मेंटेनेंस के लिए भारत आ पाए। तो इसके लिए फ्रांस ने भी कहा था कि देखिए,
आपसे ज़्यादा बड़े खरीदार हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं एशिया के अंदर ही, क्यों ना हम लोग एमआरओ फैसिलिटी वहाँ पर स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको एमआरओ फैसिलिटी भारत में चाहिए तो इसके लिए आप कम से कम 100 रफाल का तो ऑर्डर प्लेस कीजिए। चलिए 100 नहीं तो 72, 80 इतने से भी शायद एडजस्ट कर लेता फ्रांस, लेकिन अब हमारे पास तो केवल और केवल 36 का नंबर बचता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे हाथ से गई। सोचिए भारत के रफाल भारत के अंदर ही मेंटेन हो पाते, इवन दूसरे एशियाई देश भी भारत आकर अपने रफाल का मेंटेनेंस करवाते, उनकी ओवरहॉलिंग कराते, तो इससे भारत का समय काफ़ी बच जाता, हमारे फाइटर जेट को फ्रांस नहीं जाना पड़ता, पैसा भी बचता और विदेशी कस्टमर जो भारत आते इन सब चीज़ों के लिए उनसे पैसा भी मिलता। तो भारत को यहाँ पर काफ़ी कुछ सहूलियतें मिल सकती थी, लेकिन अभी सारी कुछ चीज़ें हाथ से जा चुकी है। एकमात्र ऑप्शन अब हमारे पास मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये बचता है कि जितना हो सके उतना हमारे स्वदेशी फाइटर जेट परियोजनाओं को तेजी से चलाया जा सके। वैसे वो तेजी से चल ही रही है, लेकिन और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की हमें ज़रूरत है, खासकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो क्यों ना अभी की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको छोड़कर एडिशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया जाए। कम से कम 50 फाइटर जेट पर ईयर का आंकड़ा हमें हर हाल में छूना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 42 स्क्वाड्रन पूरी करनी है, 30-32 इस समय हमारे पास कुल मौजूद है। आने वाले कुछ एक सालों में हमें बड़ी मात्रा में हमारे पुराने फाइटर जेट को रिटायर भी करना होगा। तो कहने का मतलब ये आंकड़ा फिर हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे और जो गैप है वो लगातार दशकों तक बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें आज ही मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करना चाहिए।